खबरनामे में पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में गाजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर। इसराइल गाजा में आलमी कानून की खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल गाजा में जंग जारी रखी तो अमेरिका भी बच नहीं सकता, ईरानी हुकूमत। पुंछ में असनादे तजावुज मुहिम, तारीखी किले के करीब 18 दुकानें मिसमार। नाज़रीन, खबरों की तफसील। पहले बात करते हैं फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली की हंगामी इजलास में उर्दून की जानिब से गाजा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की रसाई से मुतल्लिक करारदाद को मंजूर कर लिया गया है और ये करारदाद 22 अरब ममालिक की नुमाइंदगी कर रही थी। गाजा की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक पेश करदा करारदाद को 195 अरकान जनरल असम्बली में फ्रांस समेत 120 अरकान की हिमायत हासिल है। अमरीका, इसराइल और ऑस्ट्रेलिया समेत 14 अराकीन ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि भारत, जर्मनी, इटली और बरतानिया समेत 45 अरकान वोटिंग से गैर हाजिर रहे। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी के बाद अब सूरत हाल इस तरह बनी है कि गाजा पट्टी के अंदर मुकम्मल ब्लैक आउट हो गया है। मौसलाती निज़ाम जो है वो ठप होकर रह चुका है। इधर गाजा के मामले पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इसराइल गाजा में आलमी कानून की खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम कर रहा है। जांबाक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और अब तक 7,000 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं वो जांबाक हो चुके हैं। इधर ईरान ने भी जो है बयान जारी किया है। ईरान ने एक धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर जंग जारी रखी गई तो अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। इधर इसराइल भी अपनी डिफेंस में है कि इसराइल कह रहा है कि जो हमास के साथ जंग है, इस जंग का खात्मा करके ही जो इसराइल है वो चैन की सांस लेगा। यानी कशीदगी बरकरार है और कई जो मुबस्सिरीन हैं वो इसको तीसरे आलमगीर जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तीसरा आलमगीर जंग बन सकता है। आसिफ रशीद बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली स्टूडियो से। आसिफ रशीद से हम और तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। आसिफ, आपके पास आवाज आ रही है? चलिए, आसिफ रशीद से हम तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि सूरत हाल जो है वो काफ़ी अब कशीदा बनती जा रही है। फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो तकरीबन 7,000 के करीब जो लोग हैं फ़लस्तीन के वो जांबाक हो चुके हैं इन हालात में और ज़ख्मियों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आसिफ रशीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, खैर मकदम है आपका। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा बन चुकी है। अब जिस तरह ये जो ब्लैक आउट भी हो चुका है, मौसलाती निज़ाम भी बंद हो चुका है। इधर ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर अगर ये जंग जारी रखी तो अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी करारदाद मंजूर की है। तो इस सारी सूरत हाल को आप कहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि कई मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि तीसरे आलमगीर जंग की शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल मुख्तलिफ आलमी ताकतों की जानिब से मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस इस पूरी जंग को लेकर तासुरात पेश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो हालात हैं वो हैरान कुन है, तशवीशनाक अमल है। और इस वक्त आप देखेंगे तो आज 22वां दिन है, पूरी तरीके से ब्लैक आउट है, मवासलाती निज़ाम मुकम्मल, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि ठप हो चुका है। इस दरमियान जो अभी तक फिजाई हमले हम देख रहे थे वो अब जमीनी कार्रवाइयों में भी तब्दील हो चुके हैं। अब हवा से कम और जमीन से ज्यादा जो ग्राउंड इन्वेजन की अब तक बातें की जा रही थी इजराइल की जानिब से, उसका भी आगाज कर दिया गया है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो ये कि जब हम और आप ये खबर अपने देखने वालों को, नाज़रीन को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, इसी वक्त अब से थोड़ी देर पहले इजराइल की जानिब से व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 100 फलस्तीनी शहरियों की हलाकत की तस्दीक अब से थोड़ी देर पहले की गई है। और इस तरीके से ऑफिशियली जो है फलस्तीनी वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी है। मरने वालों की तादाद 7600 से मुतजावज कर गई है, जिसमें 3300 प्लस बच्चे हैं जबकि 1700 प्लस खवातीन हैं। एक बात ये,
दूसरी बात, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग नकल मकानी करने पर मजबूर है, ये सिलसिला भी थमेगा नहीं, क्योंकि जुनूबी हिस्सा है जिसमें खान यूनिस का इलाका है, 6,40,000 के लोग आसपास लोग यहाँ पर नकल मकानी करके जो 150 के आसपास रेफ्यूजी सेंटर्स कायम किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उसमें वो रहने पर मजबूर हैं। अस्पतालों के अंदर जहां इलाज मौलजी के लोगों को जाना चाहिए था, वहां पर भी वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सर ढकने के लिए छत उनको मैसर नहीं है, वो वहां पर तलाश रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन बहुत खराब है। इन सबके बीच में एक अहम पेशरफ्त हुई है, बड़े पैमाने पर मुस्लिम ममालिक की जानिब से अभी तक बयानात आ रहे थे और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक इजलास जो है वो मुस्लिम ममालिक के कहने पर तलब किया गया था, जिस इजलास में वोटिंग हुई है। वोटिंग का मकसद ये था कि क्या फौरी तौर पर जंगबंदी इस इलाके के अंदर कराई जाए, एक बात, और दूसरी बात ये सामने थी कि जो लोग मुतासरीन हैं, जिन तक इमदाद पहुंचने के लिए कदगने लगाई जा रही हैं, पूरी तरीके से कॉर्डन लगाया गया है इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से, उस पूरे इलाके के अंदर इमदाद पहुंचनी चाहिए। और मुस्लिम ममालिक की जानिब से करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करा ली गई है, जिसके फेवर में 120 वोट पड़े हैं, 45 वोट जो इसके जिन लोगों ने वोटिंग में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत भी है, तो 120 ममालिक ने वोट दिया है। फौरी तौर पर उन तमाम लोगों के साथ राब्ता किया जाए, यानी इजराइल के साथ, और दबाव बनाने की दुनिया भर से कोशिशें हुई हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए कि कम से कम आईडीएफ पर दबाव बनाया जाए, नेतन्याहू की हुकूमत पर दबाव बनाया जाए, और इजराइल से भी आवाजें उठ रही हैं। शहरी हिलाकतों को बड़े पैमाने पर इस तरीके से देखा नहीं जा सकता, जिस पर दुनिया फिलहाल खामोश है, इसके लिए करारदाद मंजूर हुई है। तो ओवरऑल 7600 प्लस लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। फिजाई हमले तो जारी थे, लेकिन इन सब के बीच में ग्राउंड इन्वेजन भी अभी भी इस वक्त हमास पर शुरू और जवाबी कार्रवाइयां भी सही तरफ हो रही हैं। बिल्कुल आसिफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि जो आलमी कानून है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है इसराइल। इधर अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल भी कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमास का खात्मा हो, क्योंकि तो ये सूरत हाल, जैसे आप कह रहे हैं कि कई ममालिक सामने आए हैं, जंगबंदी का ऐलान करें, पर इस बीच में इसराइल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हमास का खात्मा ही शायद जो है इसका इलाज है, और यही हमास का खात्मा होगा तब ये जंग खत्म होगी। तो सूरत हाल जो है कशीदा ही हो सकती है। बिल्कुल, हम अगर पिछले 17 सालों की हिस्ट्री देखें, आप साल 2007 में देखिए, साल 2006 में देखिए, साल 2008 में जब जब हमास की तरफ से टारगेट इजराइलियंस को किया गया तो जवाबी कार्रवाइयां हुई, और बहाना सिर्फ ये था कि हमास की जानिब से हमले किए गए। इस बार का जो हमला था बड़ा प्री प्लान था, जिसमें 2300 से ज्यादा फलस्तीन जो इजराइल अभी तक कह रहे हैं उनके शहरी मारे गए हैं। तो इसकी जो जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है और जिस बड़े पैमाने पर इन्वेजन किया जा रहा है, जो जमीनी कार्रवाइयां हैं, समुद्र वाला एरिया पूरा कवर किया गया है, फिर फिजाई हमले, व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल करना, ये सब बताता है कि इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो यहां से उसने तस्दीक कर दी है, दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रूस की जानिब से वीटो लगाया गया, चीन आगे आया, दोनों ने कहा कि फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन किसी किस्म का रेजोल्यूशन पास हो, इस पर इजराइल वाहिद वो मुल्क है जो खड़ा हो गया, जिसने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, इस वक्त हम हमास के खिलाफ इस लड़ाई को खत्म नहीं कर सकते। दूसरे, जितने भी हमास के पास तकरीबन 170 के आसपास जो यरगमाली हैं, जो इजरायली शहरी हैं, 7 अक्टूबर को जिनको यरगमाल बनाया गया है, उनको छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा बिना किसी शर्त के। इजराइल कह रहा है कि उनको छोड़े, उसके बाद सोचा जाएगा क्या जंगबंदी होगी या नहीं, यानी जंगबंदी के लिए अभी उसकी नीयत साफ नहीं है। दूसरा, अपने शहरियों को वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में हमास का एक बयान आया है जिसमें ये बता रहे हैं कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, इसमें अभी तक 50 के करीब जो इजराइल के यरगमाली शहरी थे उनको नुकसान पहुंचा, उनकी मौत हो चुकी है। इस तरीके से ये हालात फिलहाल यहाँ रुकते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। दूसरी बात ये, सीरिया के अंदर अमेरिका की जानिब से हमले करना और वहां पर भी ईरान को टारगेट करना, ये कहना कि उसने इराक के अंदर और सीरिया के अंदर अमेरिका की फौजियों को नुकसान पहुंचाया, गोलियां चलाई, बमबारी की, उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार ठहराया। तो एक नहीं, अब दो एंगल से आप इस लड़ाई को देख सकते हैं। एक तरफ आलमी ताकत जो ईरान का नाम लेकर सीरिया के अंदर हमले कर रही है, और सीरिया दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को पूरे बैक कर रहा है, और इसी तरीके से अंसारुल्लाह जो यमन से आया है, इसी तरीके से हशमल शहद जो कि इराक से आया है, और दूसरी तरफ हमास के अंदर जो पहले पॉलिटिकल मूवमेंट थी और अब जाकर मिलिटेंट मूवमेंट में तब्दील हुई है। 4 अलग और मुख्तलिफ ग्रोह लड़ रहे हैं, ये जंग रुकती हुई नजर नहीं आएगी। और बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पे हैं वो पूछ भी रहे हैं व्हाइट फास्फोरस बम, तो इसके बारे में बहुत सारे लोग, आपको याद होगा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जब जंग शुरू हुई तो रूस ने यूक्रेन पर व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। ये वो बम है जो तकरीबन 815 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पैदा करता है, हरारत पैदा करता है, और जैसे जैसे ये ऑक्सीजन वाले लेवल पे जाता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। इंसानों के जिस्म पर ये व्हाइट किस्म का जो धुआं है वो ठीक वैसे जैसे कहीं शेल पड़ता है तो स्प्लिंटर्स लगते हैं, वैसे ये बम
इंसानों को नुकसान पहुंचा, आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की सिकुड़ कर मौत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बम इस्तेमाल करना। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद तफसीलात देने के लिए। हालात जो है कशीदा अभी बने हुए हैं इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर। अभी बमबारी की है इसराइल ने फ़लस्तीन में, और जो वज़ारत सेहत है फ़लस्तीन के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 100 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं वो जहां बहक हो चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा भी अब दबाव डाल रहा है इसराइल पर कि वो जंगबंदी करे, मगर इसराइल कह रहा है कि जंगबंदी अभी मुमकिन नहीं है। अब जरा बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करते हैं। तारीखी किला पुंछ के करीब जिला इंतजामिया ने गुज़श्ता शब असनाद तजावुज़ मुहिम का आगाज किया, जिस दौरान सरकारी अराजी पर तामीर पटवार खानों समेत करीब 1.5 दर्जन दुकानों को मुंधिम कर दिया गया है, यानी मिसमार कर दिया गया है। और जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद यासीन चौधरी इसकी खुद सरबराही कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद मोहम्मद यासीन चौधरी ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। We have demolished a major strip of encroachments on the area around Poonch Fort. ये काफ़ी सालों से encroachments हो रही थी और बहुत किले के फसाड को कवर कर चुकी थी, and it was out of regulation as per the Supreme Court guidelines concerning archaeological monuments, and also a High Court judgment, J&K High Court. Following the same, we had planned this replacement, this shifting of these structures since long, and finally we were able to undertake a night-long demolition operation. Thankfully everybody cooperated and it was a peaceful event, and we hope that we can bring along refurbishment of the stretch either through the conversion into a heritage plaza or a heritage square for Poonch town. We are already working on DPRs to further promote the same. District administration remains committed to preserving our heritage and also ensuring that they are best used as अरनिया सेक्टर में जहां कल 2 BSF एहलकार समेत एक मुकामी खातून जख्मी हुई थी, जो कि अस्पताल में जेर इलाज है। हमारे साथी ने अस्पताल में जाकर जो जख्मी खातून है उसके साथ बातचीत की कि किस तरह वो जख्मी हुई है, किस तरह उन पर गोली लगी है, क्या कुछ कह रही है मज़कूरा खातून, हम आपकी नजर करते हैं। सोच रहे कि पहले फायरिंग हुई, कोई 9 में हमको फायरिंग सुनाई दी। हमने सोचा ऐसे शायद दिवाली के पटाखे उठ रहे हैं, हम भी ऐसे देख रहे थे शायद शादी है किसी की। तो जब मैं जेठानी बोला कि जहाँ गोलाबारी चल रही है, हम अंदर चले गए। पता नहीं कोई ज़्यादा चलती रही तो फिर हम लेट के, मेरा घर पर सो गया था और मैं बैठी थी, और पता नहीं कहाँ से गोलाया हमारे दरवाजे के बाहर पड़ा, तो अंदर फिंगर दरवाज़ा फाड़ के अंदर चली गई फिंगर और बाजू को लग गई। इससे पहले कोई 7 साल कोई पहले भी हुए थे फायरिंग। ये बच्चे मेरे साथ था, ये लेटा हुआ था, मैं बैठी हुई थी, दरवाजा चीर के जब फिंगर अंदर चली गई और ये लेटा हुआ था तो बाजू में लग गई, और ये भी उठ गए, ये भी रोने लगे जब फायरिंग हुई। अचानक ही पता नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कब फायरिंग हो जाए। जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला लिया था देही इलाकों के अंदर वो लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको 5 मरला ज़मीन दी जाएगी सरकार की तरफ से, जो सरकारी अराजी है जिस पर वो अपने मकाना तामीर कर सकते हैं। और सरकार का कहना है कि कई लोगों को वो ज़मीन जो है फराहम भी की गई है देही इलाकों के अंदर, ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। पर असल जो सूरत हाल है वो शहर की है, क्योंकि शहर के अंदर ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि गरीब है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है और जिनके पास ज़मीन भी नहीं है अपनी, कि वो कहीं पे जाकर अपने लिए कोई आशियाना बना सके। देहातों के लिए, दूर दराज गाँव के लिए, देही इलाकों के लिए सरकार ने तो फैसला लिया है, पर शहरी इलाकों में सरकार ने फैसला नहीं लिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शहरी लोग जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। फैसल रियाज हमारे साथी कल शहर खास के कई इलाकों में गए थे जहां पे लोगों ने उनके साथ बात की कि उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जमीन नहीं है, तो वो कैसे अपने जो मकान है तामीर कर सकते, वो कहां पे रह सकते हैं, सरकार ने उनके लिए फैसला क्यों नहीं लिया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया। फैसल रियाज से हम जो है जानना चाहेंगे कि शहरी इलाकों में
जो आबादी है वो भी ऐसी आबादी है जिनके पास कोई घर नहीं है और जिनके पास जमीन नहीं है, वो कहां पे बनाएंगे, ये लोग सवाल कर रहे हैं। पर सरकार क्या कुछ कह रही है, फैसल रियाज। फैसल, क्या कुछ सरकार कह रही है, क्योंकि शहर के अंदर काफी ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास अपने मकान नहीं है और जमीन नहीं है मकान तामीर करने के लिए। देही इलाकों के लिए तो सरकार ने फैसला लिया, पर शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया गया है। देखिए, बिल्कुल, जहां तक जब हम पीएम आवास योजना की बात करते हैं तो जो लोग एलिजिबल हो जाते थे उनके पास जमीन नहीं थी। फिर सरकार ने फैसला लिया कि गांव देहात में जो लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल है आवास योजना के तहत, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, फिर 5 मरला जमीन उनको दिए गए। लेकिन जब हम शहरों की बात करते हैं, खासकर डाउन टाउन एरिया की बात करें, तो पिछले 30 सालों से जो भी हालात यहाँ पे रहे उसका जो सीधा असर वो डाउन टाउन एरिया पे पड़ा। और इस वक्त भी आप देखें वहां पे इतनी आबादी है वहां पे जिनके पास जमीन ही नहीं, करीबन हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में फैमिलीज है जो कि लैंडलेस है, उनके पास कोई जमीन नहीं है। अलबत्ता जो वहां पे पुराने मकानात है उन मकानों में आज भी 8 से लेकर 9 फैमिली वहां पे रहती है। उस बात से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है, जब किसी मकान में वहां पे आग लग जाती है तो उस वक्त पता चलता है कि एक इस मकान में इन 10 कमरों में कितनी फैमिली रहते हैं। वहां पे आप देखिए जो मेन डाउन टाउन है, जनकल हो, फतेहकल हो या बाकी एरिया जितने भी हैं, वहां पे हजारों फैमिली ऐसे जिनके पास जमीन ही नहीं है। वो मकान बनाते हैं लेकिन बनाएंगे कहाँ पे। लेकिन सरकार की तरफ से फिर जो फैसला लिया गया था वो फिर गांव देहात के लिए लिया गया था। शहरों की तरफ अब अभी किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि जिस तरीके से मैंने पहले कहा वहां पे सबसे ज्यादा गरीब अगर देखी जाती है डाउन टाउन एरिया में देखी जाती है, क्योंकि जब तक सुबह वहां से लोग निकलेंगे नहीं, अपनी मजदूरी नहीं करेंगे, रेड़े पे नहीं बैठेंगे या ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करेगा, तब तक उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है, तब वो अपनी फैमिलीज को फीड नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक फिलहाल सरकार की तरफ हम कह सकते हैं इग्नोरिंग प्रोसेस जो लगातार श्रीनगर की तरफ चल रहा है, किसी तरह की कोई तवज्जो श्रीनगर के लोगों के लिए नहीं दे रहा, जबकि जरूरत है कि वहां पे भी लोगों को 5 मरला जमीन दी जाए ताकि जो एक एक मकान में वहां पे 8 फैमिली रहती है उनको जमीन दी जाए ताकि वो भी अपना आशियाना बना सके। तो हम लोग भी लगातार इस चीज का मुतालबा करते हैं कि अगर गांव के लिए दिया गया हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन आप एक बार श्रीनगर की तरफ भी देखिए कि वहां के जो लोग हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं, वो किन मुश्किलातों में रहते हैं और उनके पास किसी तरह का लाइवलीहुड भी नहीं है। गांव देहात में तो एग्रीकल्चर जमीन है, वहां पे बागात है, वहां पे उससे भी रोजगार चलता है। लेकिन जब हम श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर के लोग सिर्फ एक मजदूरी पे। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। फैसल रियाज तफसीलात दे रहे थे। सरकार का फैसला पीएम आवास योजना के तहत जो देही इलाके हैं, देही इलाकों के अंदर सरकार ने उन लोगों के लिए 5 मरला जमीन देने का फैसला लिया था जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और जो जिनके पास घर बनाने के लिए कोई जमीन नहीं है, तो उनको जमीन देने का फैसला। और सरकार कह रही है कि कई लोगों को दी भी गई है, पर असल जो लोग डिजर्व है वो शहरी खास के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मजदूर तबका रह रहा है और उनके पास ना अपने मकान है ना जमीन है जहां पे वो अपने मकान तामीर कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है इसमें शहर को नजरअंदाज क्यों किया गया है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।